हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। हमारा जो संगणक परीक्षा थी 19 तारीख को वो हो चुकी है और 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया मैं। आज जो है उसी का पेपर सोल्व कर रहा हूँ। पेपर इसलिए नहीं सोल्व कर रहा हूँ कि जो स्टैटिक्स का पार्ट है और मैथ का पार्ट है वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए नहीं सोल्व कर रहा हूँ कि हमें उसको चेक करना है, सिंपली इसलिए कि जब हम एएसओ की तैयारी करेंगे तो उसमें हमें कुछ टॉपिक कुछ कंसेप्ट काम आ सकते हैं, उसी को करेंगे। और साथ साथ अब एएसओ की क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एएसओ की क्लासेस पे बेस्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो पेपर सोल्व करते हैं उसको आप मिला भी लेना और देख लेना कि कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। जहां तक पेपर की बात है, डिफिकल्टी लेवल की बात है, तो पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और जो मेरिट रहने वाली है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो पेपर का लेवल देखा मैंने जीके वगैरह और कंप्यूटर के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ गए आपके बार, स्टेटिक्स के कम कर दिए थोड़े से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेरिट जो रहने वाली है, नॉर्मली जो मेरिट होगी वो 65 के आसपास होगी। उसमें +2 या -2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मैथ में गलत कर दिया, कुछ ने आपका कंप्यूटर में गलत कर दिया, ठीक है, कुछ ने जीके में। तो वो सब मिला मिलू के वही आना है। एवरेज जो होगा मतलब 65 के आसपास, +2 है तो आप बिल्कुल ये समझो कि सेफ है, और -2 है तो मतलब चांसेस है। तो 65 के आसपास बन रहे हैं तो आपके सही है नंबर, ठीक है। चलिए एएसओ की तैयारी के लिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए हमारे पास जो पेपर है उसमें अवशिष्ट रीति रेजिड्यू मेथड किसके लिए यूज करते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि वो जो होता है ना, ट्रेंड जो होता है वो पूरा क्या होता है, लॉन्ग ट्रेंड हो गया, फिर सीजनल हो गया, फिर साइक्लिक हो गया, और जो अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं इरेगुलर फ्लक्चुएशन, उसकी बात है। तो जब साइक्लिक को हटाना होता है ना हमें, तो साइक्लिक के लिए हम क्या करते हैं, ओ अप ये अपोज में चले जाते हैं, इनको हटा देते हैं, T/S/I, ठीक है। ये ट्रेंड रेशियो जो है उसी की बात है। तो ये जो है ये किसके लिए यूज करते हैं, रेजिडुअल मेथड जो यूज करते हैं वो साइक्लिक फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए यूज किया जाता है। उससे साइक्लिक फ्लक्चुएशन काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, जो सही करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक जो है उसको हटाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए निम्न में से कौन सा CSSO का वार्षिक प्रकाशन है। तो देखिए CSO का जो काम है, एक तो क्या करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है। ये एक तो आपकी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम उसको प्रतिवर्ष डिक्लेयर करना एक चीज, ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है। और एक वार्षिक और है इसमें, जो दूसरा दे रखा है राष्ट्रीय आय का आकलन, और एक देख रखा है आपको स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। यानी स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होगा जितने भी प्रकाशन हो गए ना ईयरली आते हैं, तो ये दूसरा जो हो गया, दूसरा ऑप्शन है इसमें क्या आएगा, राष्ट्रीय भारत का सांख्यिक अब्स्ट्रैक्ट। यानी जितने भी सांख्यिकी से रिलेटेड काम है वो यही करता है, ठीक है, सांख्यिकी से रिलेटेड। तो ये इसका वार्षिक है, ठीक है। कुछ त्रैमासिक भी होते हैं, कुछ मासिक भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, A और B दोनों है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 32 का 33 देखिए, 33 वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, क्रमबद्ध प्रतिचिह्न आकलन के अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्रमचय में क्या होता है, देखिए सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक में एक नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली, जैसे 5, उसके बाद 3-3 का अंतर ले लेता हूं, तो मैं 8वां सेलेक्ट करूंगा, फिर 11वां सेलेक्ट करूंगा, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिचयन जब करेंगे, इनकी सैंपलिंग जब करते हैं इसमें, तो इसमें सबसे बढ़िया कब नहीं होगा, इसमें कमी पूछिए आपसे, ठीक है। तो पहले इकाइयों के मध्य विचलित आवृत्ति हो, विचलित हो, जैसे ये मान लो कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो तो ये काम नहीं आएगा। दूसरा कौन सा है, नियमित अंतराल पे चयनित इकाइयों में सह संबंध हो। यानी मैंने 5वीं सेलेक्ट करी और फिर 11वीं, दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है, तो हमें जो सैंपल सेलेक्ट करना वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन A और B दोनों सही है, दोनों नहीं होने चाहिए इसमें। इकाइयों के मध्य अगर विचलन आवृत्ति हो ज्यादा हो, ठीक है, वेरिएशन ज्यादा होता है, तब ये काम नहीं आती है। पीरियोडिक वेरिएशन आए कि पहले में जो वेरिएशन पहला ज्यादा वैल्यू दे रहा है, फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ है, यानी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक परिवार में विभिन्न मदों पर खर्च को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए उचित, एक ही परिवार की बात कर रहा है, ठीक है। एक ही परिवार में क्या कर रहा है वो कि
उसके अलग अलग खर्चे बताने, जैसे एजुकेशन पे बता दिया, ठीक है, जैसे आपके पास क्या बता दिया, एजुकेशन के साथ साथ हो गया मिसलेनियस हो गया कि अलग अलग खर्चे हो गए, ये मान लो फूड और उस पे हो गया। तो ये आइटम्स जो बताते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक ही परिवार के लिए अलग अलग मदों को एक साथ देखना अपने को, तो उसके लिए पाई चार्ट सही आंसर होगा, पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट वाला है ये होगा। नेक्स्ट देखिए, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, देखिए वेरिएंस निकालना नेचुरल नंबर का। तो देखिए वैसे तो ये सीधा ऐसा होता है, n² - 1/12 का अंडर रूट होता है। कैसे आता है मैं बता देता हूं। देखिए वेरिएंस क्या होता है आपका, x सिग्मा x² अपॉन n माइनस मीन x बार का स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेते हैं, ये ऐसे बनता है। तो ये एक्चुअल में देखिए सिग्मा x² का मतलब n है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो n² हो गया और ये मीन हो गया। और मीन जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या है, नेचुरल नंबर का सम है, और उसको n से डिवाइड कर देंगे तो मीन आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होता है, ये तो आ जाएगा ये माइनस n प्लस 1/2 का स्क्वायर। और नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है वो सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ये होता है n इंटू n प्लस 1। मैंने ये वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन 6 ये होता है। तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। और इसका अंडर रूट ये वाला n, ठीक है, ये वाला n, अगर ये n लिख दे तो ये n से n कट जाता है। ये दोनों को जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, n² - 1 अपॉन अंडर रूट अपॉन 12 का अंडर रूट आ जाता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महालनोबिस जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, एक जनसंख्या को स्थावर कहा जाएगा यदि, यानी पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, नो इंक्रीज नो चेंज, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो क्या है, जीरो। तो ग्रोथ जीरो कितनी होगी, जब मोर्टेलिटी रेट और जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या होगी, सेम होगी। यानी इसके अंदर कौन सा दे रखा है, प्रत्येक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और मृतकों की संख्या समान हो, तो यानी दोनों में चेंज क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर प्रत्येक वर्ष में जन्म और मृत्यु के अनुपात समान हो, तो वो अनुपात समान तभी होगा जब बराबर बराबर क्या होंगे, जन्म ले रहे उतने क्या हो रहे खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ग्रोथ जीरो है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए एंड बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं है। नहीं, तुलना करते हैं तो एसडीआर निकालते हैं, ठीक है, एसडीआर मतलब स्टैंडर्डाइज करते हैं ना, उनको एक पॉपुलेशन में स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है ना क्रूड ग्रोथ रेट, ठीक है, ये यूज नहीं कर सकते आप, उसके लिए स्टैंडर्डाइज ग्रोथ रेट यूज करते हैं, ठीक है। अगर वो जन्म है तो जन्म की बात कर लेंगे, ग्रोथ का मतलब हो गया, ठीक है। क्रूड बर्थ और डेथ रेट्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर कंपैरिजन, के लिए काम नहीं ले सकते। सकल प्रजनन दर की गणना में मृत्यु दर घटक का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है मृत्यु दर। देखिए जो प्रजनन दर है वो क्या होगी, प्रजनन दर का मतलब क्या होगा, जितने जिंदा बच्चे हैं अपोन में क्या आता है, जो क्या है, जितनी माताओं ने जन्म दिया है उनकी, तो इसके अंदर मृत्यु को भी क्या करते हैं, मृत्यु वाले बच्चों को हटा देते हैं। तो ये भी होगा। शुद्ध प्रजनन दर का मान सकल प्रजनन से अधिक नहीं हो सकता। शुद्ध कब आती है, नेट कब आती है, जब डेथ को माइनस कर देते हैं। देखिए नेट का मतलब क्या होगा, ठीक है, ग्रोस यानी पूरी, ग्रोस में से क्या करते हैं, डेथ को माइनस कर देते हैं, तब ये आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्यादा नहीं हो सकती ग्रोथ से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो माइनस होगा, डेथ तो जीरो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर नहीं। अगर प्रजनन दर 1 से ज्यादा तो इसका मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी इसमें दे रखा है इस पेपर के हिसाब से, वो डी गलत होगा। यानी कौन सा, शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक है, यानी ये जो है नेट, ठीक है, दैट बर्थ रेट, अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगातार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। द ट्रेन लाइन विल बी 1975 एज ओरिजिन। ट्रेन लाइन दे रखी है आपको कौन से, 1975 के हिसाब से जो है लाइन, वो कौन सी है, 20.6 प्लस 1.68x। अब उसने पूछी है कि एज ओरिजिन देन ट्रेंड लाइन इन 1971 में क्या होगा, यानी 4 साल पहले निकालिए। तो मैंने बताया था
को x माइनस 4 लिख दो, इसको x की जगह, बस हो गया। बाकी जो है कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आना है वो देखिए, ये तो सेम ही आ जाएगा 1.6 x के साथ, तो ये 4 से गुणा करके इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद आंसर जो आना है वो क्या होगा, आंसर विल बी y इक्वल टू, ये होगा y इक्वल टू 13.88 प्लस 1.68x, यानी इसको 4 गुना करके इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, BYX एंड BXY आर टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। देखिए रिग्रेशन पे से क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन किया था। BXY दे रखा है और BYX दे रखा है, दोनों गुणांक दे रखे हैं, उसके लिए क्या कर रखा है, कोफिशिएंट। इफ BYX इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन तीनों का साइन एक ही होता है, BXY, BYX और R पॉजिटिव, तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें ये नहीं है कि एक से बड़ा होगा कि नहीं, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि BYX का मान 1 से बड़ा है तो उस केस में BXY का मान 1 से कम होता है, तो इसमें कंडीशन वाला नहीं आएगा कि 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 की बात कर रहा है। अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का, तीनों का मान एक ही होता है, ठीक है, तीनों का साइन एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए, एक Q1, Q2 और Q3 दे रखे हैं आपको, Q1, Q2, Q3, यानी क्वार्टाइल्स दे रखे हैं, Q1, Q2, Q3 are three quartiles of a frequency distribution, which of the following holds the distribution is negatively skewed। नेगेटिवली देखिए स्क्यू कैसे निकालते हैं, स्क्यूनेस Q1 प्लस Q3, ठीक है, माइनस 2n, ये होती है स्क्यूनेस, किसका, ये बाउले ने दिया था, सेकंड ऑर्डर का है। अब इसकी बात कर रहा हूं नेगेटिव, यानी इसकी नेगेटिव होने का मतलब इसका मान 0 से कम होगा, और इसका मान 0 से कम होने का मतलब अगर मैं इसको साइड ले जाता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा 2n, और n को हम Q2 भी बोल सकते हैं। ये मैंने कई बार बताया था आपको कि सेकंड क्वार्टाइल होता है वो एक्चुअली मीडियन के इक्वल होता है, तो इसको Q2 लिख दिया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला। Q1 प्लस Q3 क्या होगा, 2Q2। कई बार इसमें वो कर देते हैं, m लिख देते हैं, और कई बार इसके अपॉन में 2 लगा देते हैं, तब भी वो क्या होगा, Q2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन डाटा हैज मीन, ये देखिए स्क्यूनेस का क्वेश्चन, ये भी बताया था मैंने सेकंड ऑर्डर का। एक मैंने आपको स्क्यूनेस भी बताई थी जिसमें आपको क्या दे रखा था, इफ Q1, Q2 एंड Q3 आर 3 क्वार्टाइल्स ऑफ दिस वन, ये तो हो ही गया आपका। गिवन डाटा, मीन दे रखा आपको, मीन दे रखा है 6.5, मीडियन दे रखी है आपको, मीडियन दे रखी है 6.3, और मोड दे रखा है आपको, ठीक है, मोड Z से लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और ये हो गया 5.4, और ये कह रहा है क्या, इट रिप्रेजेंट्स कि पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव। देखिए मैंने आपको डायग्राम से बताए थे, दो चीजें होती हैं, एक तो ये, ठीक है, ये थोड़ा सा इस साइड बना देता हूं, ये पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं इसको, ऐसे जो बनता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का। और अगर ये इस तरफ ऐसे झुका हुआ है, यानी इस तरफ झुका हुआ तो नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है। तो इसको तो देखिए डायग्राम से भी समझ सकते हो और वैसे भी समझ सकते हो। देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी Z यहां होगा, मीन किधर खिसक जाता है, जिधर टेल होती है, जिधर टेल होती है उधर ही मीन, तो यहां मीन आएगा आपका x बार। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये भी ये मीन ज्यादा है क्योंकि x की वैल्यू तो ये है ना नीचे, तो ये ज्यादा और ये कम है, तो स्क्यूड के लिए क्या होगा, ये ज्यादा है और ये कम, और ये दे रखा आपको देखिए 6.5 है, ये 5.4 है, कम है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। और जब इनका डिफरेंस, ये तो होगा आपका सेकंड मेजरमेंट, इसको हम फर्स्ट मेजरमेंट बोलते हैं स्क्यूनेस का, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड, राइट, पॉजिटिव स्क्यूड होगा जो भी ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए, कृषि जनगणना का मुख्य उद्देश्य तो सबको ही पता है कि जिसमें सारे ऑप्शन सही होते हैं वो उपयुक्त सभी है। तो पहला तो ये दे देते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एट द सेंटर, ठीक है, सेंसस का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है, उसका मुख्य उद्देश्य क्यों होता है, आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशन को जरूरी आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं ताकि कृषि का और सांख्यिकी का विकास हो सके, कृषि के विकास में क्या करना, प्लानिंग हो सके। पटवारी द्वारा गांव के आंकड़ों का निरीक्षण कर सकता है उसके, क्योंकि वो जब ऑब्जर्वर वही होता है ना पटवारी। और जमीन का जंगल और कृषि योग्य जमीन में विवरण करना कि भाई ये काम की है जिसपे प्रोडक्शन हो सकता है, जिसपे कृषि हो सकती है, जिसपे कृषि नहीं हो सकती, उसका भी पता चल जाता है। तो ये तीनों ही क्या हो गए, सही हो गए। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स का नहीं, एक जनरल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका,
लेस्पियर, ठीक है, के सूत्र में अभिनीत है। देखिए अपवार्ड है कि नीचे की तरफ है। लेस्पियर के अंदर क्या होगा, देखिए लेस्पियर का फॉर्मूला क्या कहता है कि इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो ये कहता है P1Q0, यानी ये क्या करता है, बेस ईयर की क्वांटिटी यूज करता है। तो बेस ईयर की जब यूज करता है तो P1 यहाँ है, P1 यहाँ है, तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ स्क्यूड बाइस्ड होगा, ठीक है, यानी इस तरफ अभिनीत होगा। और जो आपका पासेज है, पासेज का क्या है 0,1, ये P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1, ये नीचे की तरफ बाइस्ड होता है, यानी इसमें वैल्यू थोड़ी ज्यादा देता है, ये वैल्यू थोड़ी सी कम देगा, क्योंकि वो Q0 यूज हो रहा है, यहाँ पे Q1 हो रहा है, और Q0 हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। क्यों? क्योंकि बेस ईयर में 10 साल पहले जो यूज कर रहे थे हाउस होल्ड में जो क्वांटिटी थी, ठीक है, 10 किलो चावल यूज कर रहे थे, आज वो 25 किलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा देगी, P1 से इंटू होगी, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि P0 तो कम है, उस टाइम की प्राइस ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी कब ले रहे हैं, अब की ले रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ क्या होगा, ये नीचे की तरफ बाइस्ड होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट का नहीं है। देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन तो है गवर्नमेंट से, ये NSSO, ये तो है गवर्नमेंट का। फिर दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली, ठीक है, IIFT, ये न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट है CSO भी क्या है, स्टैटिकल है, ये भी स्टैटिकल है। और एक है प्रोग्राम इवेल्युएशन, तो ये भी क्या, मौसमी जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम और वो उसकी है, तो इसके अंदर भी क्या है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI, ठीक है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, ये भी क्या है, स्टैटिक्स है, ये भी स्टैटिक्स का, ये विदाउट स्टैटिक्स है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा कि नॉन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का, ये वाला गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, फॉरेन ट्रेड अलग है, वो स्टैटिकल से डिपेंड, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही होगा आपका, NII, नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, NII, no sorry, this is not NII, this is sorry, Indian Institute of Foreign Trade, Indian Institute for Foreign Trade, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड है, तो वो स्टैटिक्स का नहीं है, तो ऑप्शन ये सही होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, एट द सेंट्रल मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आर, सर्वे देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सर्वे कंडक्ट करना, एक एस्टिमेशन करना, ठीक है, डाटा का ये आगे के लिए बता रहा हूं आपको कि सर्वे करना है और एस्टिमेशन करना है। तो इसने पूछा है कि एट द सेंट्रल मल्टीपर्पज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आर मेनली कंडक्टेड बाय, केंद्र की बहुउद्देशीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा है। तो जो सर्वे तो होता है वो तो करता है NSSO, और जो एस्टिमेशन करता है वो CSO करता है, चाहे वो नेशनल इनकम के लिए डाटा तो कलेक्ट करेगा कौन, NSSO, ठीक है, सर्वे तो ये करवाता है, और उसकी कैलकुलेशन जो होती है, ठीक है, उनका एस्टिमेशन है वो कौन करता है, CSO की, कैसे करेंगे, कितने आइटम लेंगे, ये लेंगे, वो प्लानिंग और जो एस्टिमेशन है वो ये करता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर आएगा, NSSO आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द बेस ईयर वाज ₹2000, बेस ईयर में दे रखा उसने 2000 रुपीज, ठीक है, और एक किसी साल में करंट ईयर में क्या दे रखिए 5000, ठीक है। अब क्या कर रहा है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 325 है, राइट, तो इसका मतलब जब ये 100 था ना तब ये 325 है। अब आपसे पूछा है then the allowance required to maintain the same standard of the living is, वैसे तो आंसर 1500 आएगा इसका, सेम स्टैंडर्ड, यानी इसी ये 100 है तो ये 325 है। अब कितनी बढ़ानी है आपको उसको, कि इसको 2000 को कितना 325 करना है, जैसे 100 है तो कितना आ गया, 100 है तो आपका क्या आ जाएगा 325, ये 1 हो गया तो 325, ये क्या कर रहा है 2000 है तो ये अपॉन में 100 और ये इनटू में 2000 आ जाएगा, राइट, और ये दोनों को कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा आपका 7,500। तो अब और कितना चाहिए, उसने दे रखा कि 5000 तो उसको मिल रही है, तो और कितना देना पड़ेगा उसको, 1500 रुपए और देना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया मैंने, क्यों, अगर ये 100 है तो ये 325 है, तो ये हमें क्या 2000 रखा, तो 2000 रखने से क्या आ गया 7500 होना चाहिए। डे कितने रहे 5000 सैलरी, लेकिन इसका मतलब इसको 1500 रुपए का डीए और मिलना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लगातार बने रहिए। और एक चीज और करना, आप लोग जो गलती करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, ये सोचते हैं। और अगर एएसओ की तैयारी कर रहे हो तो देखिए मैं बता देता हूँ, पेपर इस लेवल का नहीं होगा, पेपर अच्छे लेवल का होगा, स्टैटिक्स का स्पेशली, उसमें स्टैटिक्स बहुत अच्छी आती है। तो उसमें ये ना करें कि इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, नो, एक एक चीज को पढ़ो ताकि वहां पे आप अपने आप क्या कर सको, चीजें बना सको कि अगर ये अच्छा ये चीज पढ़ी हो तो इसको इससे निकाल सके। ऐसी तैयारी करनी होती है। सो क्योंकि उसमें देखिए ये नॉलेज बेस होता है, ठीक है, नॉलेज, ये पेपर जो है वो नॉलेज बेस्ड था, वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा कि आपको काम में कितनी लेनी आती है चीजें, ये दोनों में डिफरेंस होगा। ये तो संगणक का होगा, ये एएसओ होगा। एएसओ जो होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, स्टैटिक्स को कितना आप डीपली जानते हो, कितना कर सकते हो। तो हम जो एप्लीकेशन पार्ट है, एक एक चीज को डीप में पढ़ेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये नहीं क्योंकि टाइम है आपके पास, ठीक है, तो ये नहीं कि मैंने सिंपल सा क्या करना, जल्दी से मेरे को बता दो और बस इंपॉर्टेंट पढ़ना। इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो आपका हो सकता है, देखिए 70 क्वेश्चंस आते हैं मान लो स्टैटिक्स के, तो इंपॉर्टेंट तो 20 कर दोगे, 25 कर दोगे, वो नहीं है। आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आप 70 में से 68 69 कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो हम करते रहेंगे साथ साथ। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया था। टू रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द फॉलोइंग रिग्रेशन लाइन दे रखी है, देखिए 3x + 2y - 26 = 0, और दूसरी दे रखी है 6x + y - 31। इसको तो मैंने दो एग्जांपल लेके मैंने सारी चीजें बताई थी कि मीन कैसे निकलेगा। और ऑप्शन में पूछा है मीन क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखे 7 4 और 4 7, दोनों में से अगर मैं 4 7 रखता हूँ ना दोनों लाइन में, पहली लाइन में रखता हूँ, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं। वैसे तो हम सोल्व करके मैंने बताया भी आपको कि दोनों को सोल्व कर लो, आप इक्वेशंस को आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन सोल्व भी नहीं करते, देखो 4 रखो, इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में 12, और इसमें रखेंगे तो कितना आ गया 14 - 26, सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। और इसमें देखो 4 रखेंगे तो 24 + 7 - 31, ये भी 0 है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या है, 4 और 7। स्मार्ट बनिए, ये नहीं है कि उसको सोल्व करने बैठ जाए, जब ऑप्शन है तो क्यों सोल्व करेंगे। एक में 4 7 दे रखा है, 7 4 तो ज्यादा से ज्यादा चांस ही है। अगर मैं 7 4 रखूंगा तो वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर क्या आता है 4 एंड 7। x का जो मीन है वो 4 है और y के भी 7 है। नेक्स्ट देखिए, x y आर द टू रैंडम वेरिएबल एंड a b c d आर द एनी नंबर। देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि जो ये दे रखा है ना ax + b और दूसरा दे रखा है cx + d, ये है ना। x y टू रैंडम वेरिएबल है और a b c d कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है मतलब। देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r पूछा आपको। अगर ये ax और cx होता, सिर्फ मैं a और d नहीं करता, x होता तो ये 1 कर लेता हूं। और मैंने इस पे क्वेश्चन भी कराया था, उसमें मैंने नंबर लिए थे। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए r x और a, तो r जो होगा ना किसका, ax + b और कोमा cx + d। इसको समझिए क्योंकि फिर से पूछा जा सकता है, ऐसा आएगा तो r ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ये ना r इससे प्रभावित नहीं होता, पैमाने से भी नहीं होता और मूल बिंदु से भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, रिग्रेशन के रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो रिग्रेशन में ये नहीं होगा, तो आएगा तो आ रही। अब यहाँ कांस्टेंट लेना है, तो इसमें एक चीज आती है कि इसका a का और इसका साइन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो सेम साइन कब होगा, जब दोनों क्या हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड, इसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ताकि ए और साइन के अकॉर्डिंग आपका साइन चेंज हो जाए। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव है दूसरा, दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, तो इसलिए मॉडुलस इसके साथ साथ आ जाएगा। बस ये इसका आंसर होने वाला है AC अपॉन मॉडुलस ऑफ AC, ठीक है। ये अगर आपने किया तो ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल मैथमेटिकली चीज है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमने बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई थी, फिर से ये क्या है, इंडेक्स नंबर से है, ठीक है। ड्रोबिस और बाउले का कीमत सूचकांक सूत्र है, किसका है मैंने बताया था आपको, कार्ली ने, देखिए फिर से ट्रिक बता रहा हूं, कार्ली ने LP, ठीक है, कल से किया था मैंने, कार्ली का नहीं, कल LP ने, ठीक है, दूर से बॉल फिनिश की। ये तो सारे वो आ गए आपके। तो मैंने बताया कि इन दोनों, पहले क्या आता है, अर्थमेटिकल मीन आता है। तो L और P यानी लेस पी और पासे, दोनों का सूचकांक मिला के अगर मीन ले लेता हूं, उसका अर्थमेटिकल मीन लेता हूं, तो बन जाता है ये किसका,
डोरबिस एंड बाउलेकर, ठीक है। और अगर इनका ज्योमेट्रिकल मीन ले लेता मैं किसका, एल और पी का, ये ज्योमेट्रिकल मीन होता है गुणा करके अंडर रूट, तो ये बन जाता किसका, फिनिश का मतलब फिशर का। ये मैंने आपको बताया था और क्वेश्चंस में भी करवाया था बहुत बार। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम द पॉपुलेशन कंटेनिंग 30 यूनिट्स। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी है तो उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, देखिए क्या है वो। फ्रॉम ए पॉपुलेशन कंटेनिंग 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स हैं, ठीक है। 5 आपको निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, वापिस नहीं रखना है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी सेम स्पेसिफाइड यूनिट इंक्लूडेड इन द सैंपल, यानी इन 5 में से वो आ जाए, किसमें, सैंपल में आ जाए। अब देखिए इसका कोई रोल नहीं है, और इसमें से जो यूनिट है वो आएगी, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी, ठीक है, 1/5 होगी। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहां से सेम, यानी ये हमने निकाल ली, अब इसमें से एक को सेलेक्ट करें, उसकी चांसेस क्या है, 1/5 होगी। तो ध्यान रखना, ये कुछ 1/6 ना लिखेंगे, ऐसे लिख देना कि 5 सेलेक्ट कर लियो 30 में से, ये 1/6 होगा, ये गलत है, नहीं होगा, ये 1/5 ही होगा, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी सेम स्पेसिफाइड यूनिट इंक्लूडेड इन द सैंपल। हमने 30 में से 5 निकाले, इसमें से एक निकालना, तो 1/5 होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट NRR। नेक्स्ट, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड क्या है, फीमेल पॉपुलेशन विल बी एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इन, ठीक है, वो तो हो ही जाए। नेट रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, तो इसमें तो तीनों ही सही थे, तीनों ही सही दे रखे थे। नॉर्मली NRR वेरीज फ्रॉम 0 to 5, ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रत्याशा है ना, एक मदर है वो किस बच्चों को जन्म देती है, उसके चांसेस क्या है, 2.9 के आसपास है, तो ये 0 से 5 तक होती है। NR कैनॉट भी, ये ग्रोथ से ज्यादा नहीं हो सकती, ग्रोथ से तो नेट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ डेथ भी हो जाती है। एंड NRR इज इक्वल टू 1, अगर NRR 1 है तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो क्या बनी रहेगी, देन द फीमेल पॉपुलेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इनटू न्यू जनरेशन एंड पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी नई जनरेशन। NRR नेट जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो क्या है, 1 है, यानी जहां तो ज्यादा हो रहे हैं, 2.9 का तो मतलब क्या होगा, ज्यादा हो गए, 0 का मतलब क्या होगा, कम होती जा रही है, ठीक है। लेकिन NRR 1 का मतलब क्या, जितने रिप्लेस कर देंगे, जितने बच्चे हुए हैं वो पुरानी वाली पॉपुलेशन को, इसलिए तो ये तीनों ही सही थे इसमें, तो उपयोग सभी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द गिवन 6 वैल्यूज, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें से। 15 ये वैल्यू देखें, 15, 24, 18, 33 और 42, 54, इसका चल माध्य निकालना था। चल माध्य का मतलब 3 को लेके निकालना था। 6 वैल्यूज, 3 इयर्स, तो इन तीनों का माध्य निकाल लेते, इन तीनों का माध्य क्या बनता, 19। फिर पहले को छोड़ देते हैं, इन तीनों का निकाल लेते हैं, इनका माध्य बनेगा, तीनों को छोड़ के 3 से भाग दे तो आपका 25 बनेगा, ठीक है। आंसर मैंने लिखा हुआ इसमें, ये लीजिए, ये क्या बनेगा, 31 बनेगा, और इन तीनों का लास्ट का 43 बनेगा, ये आंसर, ठीक है। तो मैच कर लीजिए, 19, 25, 31, 43 ये वाला आंसर होने वाला है। नेक्स्ट में देखो, इन्फेंट, ठीक है, शिशु मृत्यु दर। शिशु देखिए, एक तो होता है नियो का मतलब होता है 1 महीने से, नियो, ठीक है, नियो का मतलब 1 महीने से छोटा बच्चा, और एक इसमें देखा इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे ना ज्यादा ठीक है, नियो का मतलब लेस देन 1 मंथ, 1 महीने में जो है जन्म लेने वाले बच्चों के लिए निकाला जाता है, और ये इन्फेंट निकाला जाता है 1 ईयर, 1 ईयर से छोटे बच्चे ना, 1 साल में जो छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे, उनकी नंबर निकाला जाता है, तो ये इन्फेंट सीधा सा 1 ईयर का लिया है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृतक संख्या होगा, उसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान जन्मे कुल बच्चों का जो अनुपात है वही क्या होगा, शिशु मृत्यु दर होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, कौन सा है, फिर से रिग्रेशन वाला ही है, कि आपको रिग्रेशन दे रखा है, क्या रिग्रेशन लाइंस दे रखी, समूह के एक समूह के लिए आंकलन y का समीकरण यह है, y = 5 - 2x, ठीक है, की गणना की गई, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए नेगेटिव, ये क्या होता है, ढाल होता है, ठीक है, मैंने बताया था प्रवणता बोलते हैं इसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है, x के साथ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब स्लोप इसका क्या होगा, नेगेटिव है। रेखा का ढलान नकारात्मक है, सीधी सी बात है, लाइन की इक्वेशन है वो नकारात्मक होगी। अच्छा, एक ये और आ गया इसमें, कर्टिसिस का आ गया क्वेश्चन, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस B2, इसको हम अभी पढ़ेंगे जब इसकी तैयारी करेंगे, ये एक्चुअल में इसमें सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको।
तो बीटा 2 जो होता है इसकी अगर डिस्क्रीट है ना तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, हमेशा 1 से ज्यादा होती है। वैसे इसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में होती है B2 की वैल्यू। ये मैं आगे वाले टॉपिक में आपको धीरे धीरे सब करवा दूंगा। तो B2 की वैल्यू क्या है, 0 से 3 के बीच में होते हैं, लेकिन डिस्क्रीट के लिए ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी 1 से ज्यादा ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू सीरीज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर चेक करनी है कि लगातार उसमें क्या है, वेरिएंस नहीं है, यानी दो श्रेणियों की संगतता की तुलना करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, जो क्या होता है मीन अपॉन सिग्मा इनटू 100। इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। ये क्या बताता है, किसी चीज की निरंतरता को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज्यामितिक माध्य के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीन, एक पूरा वीडियो बना के मैंने एक एक चीज बताई थी, और यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज आई है ज्योमेट्रिकल मीन में। एएसओ में तो इससे भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला आएगा। देखिए ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, गणितीय माध्य है, तो सारी गणितीय क्रियाओं को क्या करेगा, वो पूरी करेगा। कितनी भी गणितीय क्रिया लगा दो आप, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने लगा दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, पावर कर दो, लॉग ले लो, सब सब आएगा। और इसमें एक चीज लिखी हुई है, क्या है वो, इट इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट। ये तो इसका सबसे बड़ा गुण है, बेस्ट मेथड है ये। किस लिए, क्योंकि इसको वापस दूसरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में काम ले लेते हैं, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में काम होता है वो सबसे बढ़िया मानते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा गलत है, दोनों प्रतिबंध गुणांक और सहसंबंध का गुणांक चिन्ह समान होता है, बिल्कुल होता है, बहुत थोड़ी देर पहले ही बता दिया हमने। बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और आर तीनों का क्या होगा, साइन सेम होता है। ठीक है, साइन सेम होगा, ये तो पहली बात होगी। तो इसका मतलब तो सही है, गलत पूछा उसने। आर जीरो है तो दोनों, ये भी मैंने बताया हुआ आपको ग्राफ से कि आर जीरो हो जाता है तो जितनी लाइनें पास होती हैं उतना ही सहसंबंध होता है, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। 90 का कोण है तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिल्कुल। सहसंबंध गुणांक, दोनों प्रतिबंध गुणांकों का समांतर माध्य नहीं होता है। हमें पता आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यानी क्या है, गुणोत्तर माध्य। और अभी गुणोत्तर माध्य की बात कर रहे थे, क्यों बेस्ट है, देखो आर भी इसी से निकालते हैं क्योंकि गणितीय क्रिया है। ठीक है, एक तरीके से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, मौसमी विचलनों के माप में निम्न में से किस माप में दिए हुए समूहों का तुलनात्मक रूप से कम उपयोग होता है। देखिए सरल माध्य नहीं यूज करते हैं, सीजन के लिए सरल माध्य कभी यूज नहीं होता, और ट्रेंड में होता ही नहीं है। ठीक है, ट्रेंड में है ना, टाइम सीरीज में कभी भी आपका टाइम सीरीज है ना, टाइम सीरीज में अर्थमेटिकल मीन नहीं आता है। ठीक है, अर्ध माध्य आ जाता है, लेकिन अर्थमेटिकल मीन यूज नहीं होगा किसमें, सीरीज में, इसमें टाइम सीरीज में। टाइम सीरीज में कभी भी अर्थमेटिकल मीन यूज नहीं होता है, यहाँ पे या तो ज्योमेट्रिकल मीन यूज होता है, ठीक है, या फिर आपके पास ट्रेंड के लिए यूज करते हैं हम चल माध्य वाला। तो ये भी बिल्कुल, जब मैं समांतर माध्य पढ़ाया था उसमें बताया था, और आपने क्वेश्चंस में भी ये था सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक, ये तो खैर उसका हो गया जीके का पूर्ति भाग, ये भी फिजिक्स उसका आपका इकोनॉमिक्स का है। तो इकोनॉमिक्स का वैसे तो बता देता हूं मैं, ये सप्लाई कर्व इज ए पार्ट ऑफ, सप्लाई किसकी पार्ट होती है भैया, सप्लाई का मतलब क्या होता है, कितना प्रोडक्शन आपने किया है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा कथन सही नहीं है, कागजी मुद्रा देश की मुख्य करेंसी होती है, नहीं, गोल्ड होता है मुख्य करेंसी। गोल्ड जो रखा हुआ ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो होती है, उसकी कागजी तो नहीं होती। कागजी तो कभी भी आप हटा सकते हो, पहले नोटबंदी कर चुके हैं हमारे मोदी जी। उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ये दे रखे हैं यहाँ पे, चलिए ये रहा। हाँ, पहला क्वेश्चन तो यही था, मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ, सिंपल सा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये भी मैथमेटिक्स का अगर एक वीडियो बनाया था मैंने बीच में, और उसमें कहा था कि प्रतिशत वगैरह और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक वीडियो में सारा कुछ करवा दिया था। सिर्फ 30 मिनट का वीडियो, अगर वो देख के चले जाते, आप उसको एक बार करके चले जाते, तो मैं गारंटी करता हूँ इसमें से 8-10 क्वेश्चन है ना, कम से कम 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आप एक ही वीडियो में। 30 मिनट का वीडियो था, उसमें सारा कंसेप्ट बताया था, फिर से देखना आपको पता चल जाएगा। देखिए ये वैल्यू निकालनी है, 21 प्लस क्यूब रूट ऑफ 59, ठीक है, प्लस हमें सीधा यहीं से निकाल दूंगा रूट ऑफ 16 प्लस क्यूब रूट, इसके अंदर ही चलते जा रहे हैं, 722 प्लस अंडर रूट ऑफ 49, ये वैल्यूज है, अंडर रूट ऑफ 49। इसके ऊपर ये लगा हुआ, इस पे ये सिंबल लगा हुआ, इस पे ये लगा हुआ, और इसके ऊपर पूरे पे ये लगा हुआ, कोई बात नहीं। देखिए इसको करते हैं, इसका तो 7 आ गया,
7 722 में जोड़ दो आप, ठीक है। 7 को 722 में जोड़ेंगे तो कितना बन गया 729, और उस पर 1/3 पावर यानी किसका क्यूब है, ये क्यूब है 9 का। तो यानी इसको पूरे को हटा के मैं 9 लिख देता हूँ। 9 में 16 को ऐड कर देंगे 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और 49 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64, ये होगा ना, इसमें ये जोड़ेंगे 5 64, 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4, और 4 को 21 में जोड़ देंगे, 21 + 4 25, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। ये लीजिए सिंपल सा एक लाइन में सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज PRT अपॉन 100, मैंने बताया था वीडियो में, सीधा सीधा PRT अपॉन 100 लेना है, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये दे रखा आपको 3 गुना, यानी ब्याज कितना बना 2P बन गया, P से P कट गया, रेट निकलेगी इससे, रेट कितनी होगी, टाइम कितना दे रखा है, कितनी 6 वर्षों में, तो टाइम को मैं 6 कर देता हूं, और R मेरी आ जाएगी देखिए 200, 100 से गुना कर दूंगा बटे 6, और ये आ जाएगी 100/3। चलिए ये तो रेट आ गई। अब वो कह रहा है कि क्या चाहिए, कितनों वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना करना है, तो यानी ब्याज कितना है, ब्याज हो गया आपका 4। 5 गुना करने का मतलब एक बार तो प्रिंसिपल दिया ही आपने, मूल जो दिया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए P से P फिर कट गया, R नहीं रखा, T पूछा है, 4 × 100, ये 100 चला गया, अपॉन में R। चलिए कर दीजिए, R की वैल्यू ये निकाल रखे हमने, तो ये आएगा 100, और 8 को डिवाइड करने का मतलब 3/100 लिख दूंगा, ठीक है, 100/3, उल्टा नहीं लिख रहा है, ये उल्टा 100/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, बस हो गया, 100 से 100 कट गए, 12 आंसर आ गया, 12 वर्ष आपका क्या है आंसर रहने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, चलिए इसको ही बता देता हूं मैं, स्पीड दे रखी है आपको, है ना, स्पीड दे रखी है, तो ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने गंतव्य पहुंचती है। मान लेता हूं मैं डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये टाइम हो गया, ठीक है, स्पीड दे रखी है, टाइम कितना लगा, नॉर्मल टाइम ये। अब इसके बाद यदि समय, अब टाइम क्या दे रखा है x/40, क्योंकि स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो यह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। ये टाइम और ये टाइम t2 मान लिया, इसको t1 मान लिया। पहले टाइम ये लग रहा था, अब टाइम ये लग रहा है, दोनों का डिफरेंस, लेट पहुंचती है, तो देखो x/40 माइनस x/50 ये किसके इक्वल है, ये आधे घंटे के इक्वल है, क्योंकि प्रति घंटा में लिया है, तो ये लीजिए हो गया आपका, ये बन जाएगा आपका 50x माइनस 40x, कब, जब इसका एलसीएम लूंगा 40 × 50 इक्वल टू 1/2 हो गया, इसको काट दूंगा तो 20 बन गया, 100 1000 हो गया ना, 10, और हाँ ये बन जाएगा 10x बराबर, ये कितना हो गया 2000, और ये इससे कट जाएगा, x कितना आ गया 100, तो यानी कितनी दूरी चलनी थी उसको दूरी चलनी थी 100 किलोमीटर, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो सिंपल सा है, 0.1014 × 0.14 p, इसी अंडर रूट में, और इधर अंडर रूट है नहीं, 0.014 × 0, एक ही संख्या है बस, अंडर रूट p, आपको सॉरी q अपॉन p पूछा है, तो p को उधर ले जाओ, ठीक है, और पहले स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर करने से ये हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट भी हट जाएगा, ये लो, ये हो गया, p उधर, p अपॉन q चाहिए ना आपको, p अपॉन, तो q को इधर ले आओ, तो p/q हो जाएगा, और ये बन जाएगा स्क्वायर ना, तो ये एक पावर इससे कट जाएगी, ये आ गया 0.014 × 0.14, अब 14 × 14 करेंगे, ठीक है, 256 आना है, 256 आ गया। अब जीरो कितने लगाने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये आ गया आंसर आपका 0.00256 196, सॉरी इसका 14 का स्क्वायर 196 होगा, ठीक है, 14 × 14, तो ये सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट देखिए, रेशियो का है, ये वही उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन उसी में से है, फिर से अगर वो कर लेते तो ये भी हो जाता है। 30 लीटर मिक्सर है, उसमें रेशियो कितना है, मिल्क और ये वाटर, इसका रेशियो है 7:3। कब, जब 30 है, तो 30 है तो भैया इसको 30 से क्या कर दूं, ये मिल्क है 7 और ये 30, तो इसको क्या करूं मैं 30 बना लेता हूं, ठीक है, 30 बना लेता हूं, फिर आगे क्या करेंगे, व्हाट विल बी द क्वांटिटी, अगर वो 3/7 करना है, इसको 3/7 करना है, तो मिल्क है टोटल 30 बनाना है, तो भैया टोटल 10 है, इसको 30 बनाऊंगा, तो ये क्या बनूंगा, 3 से गुना कर दो, 3 से, ये 21/9 हो गया, यानी मिल्क 21 लीटर है और ये
9 है। अब यहाँ पे अनुपात क्या दे रखा है आपको, 3/7, यानी मिल्क को करना है 3 और वाटर को करना है 7। तो इसको 3 कब कर सकते हो आप, बताओ भाई। ऐसे नंबर ले आऊं कि इसको क्या बनाता हूं 7, ये तो 21/9 हो गया, यानी 21 लीटर क्या है आपके पास, मिल्क है, और पानी कितना है 9 लीटर है। अब वो करेंगे पानी को आप क्या बना दो 7 बना दो। तो 7, इसको 7 बनाना है तो क्या करूंगा मैं, इसको किससे गुणा करेंगे, 3 आ जाए और ये 7 आ जाए, तो कुछ तो मिलाना पड़ेगा ना। मान लेते हूँ x मिला दिया, x मिलाते क्या हो गया, दूध नहीं पानी मिलाना है, प्लस x कर दिया, ठीक है, दूध तो उतना ही है ना अपना। और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 21/9 था ना, उसमें मिला दिया प्लस x, और ये इधर मिलेगा, ये लो। अब इसको गुणा करके निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगी, आंसर बता देता हूँ मैं, x आएगा 40 लीटर। सिंपल सा था। रेशियो का भी मैंने उसी में यूज किया था, उसी में बताया था आपको रेशियो कैसे निकालेंगे और कैसे ये सारी चीजें करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गणित का, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। वो क्या है, एक इज द स्मॉलेस्ट नंबर जस्ट दैट बोथ, देखिए एक ऐसा नंबर है, इसको a से गुणा भी करना है और इसको a से भाग दे दे, तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो a देखिए 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, भाग दे लो ना, भाग देने से आपके पास 2 का भाग दोगे, सारे ऑप्शन से कर लो, आप क्यों कैलकुलेशन में पढ़ते हो। 7 आएगा और ये 2 आएगा और 6 आएगा, ये किसी का स्क्वायर है नहीं है, 724 किसी का नहीं, इसका मतलब 2 तो मेरा आंसर नहीं होगा। फिर चलता हूँ 3 पे, 3 से भाग देता हूँ इसको, 312, ठीक है, 2 बचेगा, 624, 1 बचेगा, ठीक है ना, ठीक है, 4 12 हो गया, 2 624, 1 बचा, और ये हो गया 4, 464 है क्या किसी का स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर होगा है किसी न किसी नंबर का। आप इसके फैक्टर बना के देख लो, तो इसका मतलब 3 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 22 का स्क्वायर है, ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या होता है आपको मिल गया। ऐसे नहीं करते तो आप फैक्टर ही बना लेते, देखिए 14 के फैक्टर क्या, 1452 के क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, ये फैक्टर है। ये 3 एक जोड़ा नहीं बन रहा, इसका मतलब किससे डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करते ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, the length and breadth of a rectangle are changed by 30% and -20% respectively। लेंथ और ब्रेड्थ को क्या कर दिया, घटा दिया। तो एरिया निकाल लेते हैं। नॉर्मल मान लो, लेंथ भी 100 और ब्रेड्थ भी 100 है, परसेंटेज है तो 100 मान लो, हो गया काम, ये हो गया 10,000, नॉर्मल ये हो गया एरिया। अब उसने क्या किया, रेक्टेंगल प्लस 30, इसको तो 130 कर दिया, न्यू एरिया लो, नया एरिया क्या बन जाएगा, ये 130 हो गया, और इसको क्या कर दिया 20 घटा दिया, ये 80 हो गया, तो इनको गुणा कर दो, 0 और 0 83 104, पहले ये था अब ये है, डिफरेंस कितना हो गया, अंतर कितना हो गया 400 का। अब आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, परसेंटेज पूछा है, पहले कितना था भैया, पहले ये था ओरिजिनल, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1 2 1 2 3 4 3 4 क्या 4% क्या गया, प्लस का ही आ रहा है तो बढ़ गया इसका मतलब, ठीक है, +4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुए सारे क्वेश्चन कर लेते हैं आप, एट कर लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर। ड्यूरिंग द 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5, ये लो बढ़ गई, पॉपुलेशन शुरू में थी p, बढ़ गई तो 5 जोड़ दिया, मैंने यही बताया उस वीडियो में, गुणा कर दो, कम हुई तो उसको कम कर दो 5%, यानी 95/100 कर दो, हो गया, 3 तीसरे साल की होती तो, और ये आपको दे रखी है 7, ठीक है, 980, p निकालना, p क्या रहेगा भैया 7980, ये 100 तो दोनों गुणा में चले जाएंगे, भाग में है, और ये नीचे आ जाएगा 105 गुणा 95, आंसर निकालोगे तो 8000 आ जाता है, ठीक है, 8000 आ जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा कि कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे, मैथमेटिक्स नहीं आती तो दिक्कत है। ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए नंबर बाय 2 with 3 इंस्टेड ऑफ, यानी 2/3 से डिवाइड कर दिया, नंबर मान लिया मैंने 100 है, ठीक है, करना क्या था, गुणा करना था, तो भैया गुणा कर देते हैं पहले, तो ये नंबर चाहिए था मेरे को, नंबर तो आना चाहिए था ये है ओरिजिनल नंबर, लेकिन उसने बना क्या दिया, उसने बना दिया 100 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इसका मतलब 300/2 बना दिया उसने, बनाना क्या था, ओरिजिनल तो ये था, लेकिन उसने बना दिया ये। अब वो कह रहा है कि हाउ मच परसेंट एरर, तो एरर क्या होगी, ये और ये यानी डिफरेंस दोनों का, तो 300/2 माइनस 200/3, और इनको करूंगा तो ये डिफरेंस मान लेते हैं, एरर लिख दो, चलो एरर परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा, देखिए 900 माइनस 400, एलसीएम लिया ना 6, तो ये क्या आ जाएगा 500/9, ये परिवर्तन आ गया, परिवर्तन ये आ गया, ओरिजिनल कितना था, परसेंटेज निकालनी है ना,
500/9। ओरिजिनल कितना था भैया, ओरिजिनल ये था, तो ये बटे में आएगा 200/3 और गुणा में आ गया 100। मैं लिखूंगा तो इसको देखो 1 2 1 2 ऊपर से कट जाएंगे, ऐसे लिख देता हूँ एक बार 200/3, ये लिख देता हूँ ऐसे। ये आ गया 500 गुणा 3/200, ये उल्टा लिखा जाएगा, और ये अपोन में 6 आ गया, और गुणा में 100 है। ठीक है, 1 2 1 2 ये कट जाएगा, और ये नहीं गलत लिख दिया कहीं, 500/6 बटे में 200/3, तो 3 ऊपर चला गया। ठीक है, कर देते हैं, कोई बात नहीं है। 6 और ये 125% आएगा, ये 2 हो गया, और इसको करेंगे तो 50। ठीक है, कहीं गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना, ये 125% आएगा। ठीक है, जो भी है, गुणा भाग में थोड़ा सा, ये इसका 2 से 5/2 हो गया, और ये हाफ हो गया, 5/2 का हाफ, तो हाँ ये 2.5 आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन 2 जगह काट दिया इसको, 2 को, ये नहीं आएगा, ये 2 से कट गया, ये 2 नहीं कटा अभी, है ना, ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 100, यानी इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 5 125% जिसका आंसर आना है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने किया होगा। अच्छा, इसमें क्या करना था, बार लगा रखा है। देखिए ये सब वीडियो मैंने बना रखे हैं वैसे तो, लेकिन और स्पेशली बना देंगे। इसके लिए क्या कर रखा है आपको, 36.343 बार 7 से डिवाइड करना है। कर दो यार, क्या दिक्कत आ गई इसमें, कुछ दिक्कत ही नहीं है, आप तो सीधा डिवाइड करो ना। ये 36.34343 ऐसे चल रहा है। चलो डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 पंजो 35, पॉइंट लगा दिया, 13 बने, 7 एकम 7, 6 बचे। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब देखो, क्योंकि ये बार आ रहा है तो इसको कोई ज्यादा नहीं करना, 7 64 है ना, 7 9 63, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर वापिस वही आ गया 1 3, फिर वापिस वही, तो यानी 19। देखो आगे चलते जाओ, 19, ये 13 आ गया, फिर से 1 बचा, 13 का मतलब 7 एकम 7। ठीक है, फिर क्या बचा, 6 बचा, 7 9, यानी 1 9 1 9 चलता रह रहा है, यानी आंसर आ गया 1, दोनों पे बार आ जाएगा, 5.19 का बार हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप बिल्कुल मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा वो एएसओ की तैयारी, तो मैंने फिर बता रहा हूं आपको, डीपली तैयारी कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। एएसओ का मतलब मैंने बताया आपको, एप्लीकेशंस आएंगे उसमें सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, उसमें घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि एएसओ की कंपटीशन भी अच्छा होता है, पोस्ट भी अच्छी होती है। तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बिल्कुल तैयारी करना, स्टैटिक्स मेरी गारंटी है, और मैथमेटिक्स भी मैं करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इकोनॉमिक्स और जीके की थोड़ी तैयारी रखिए, राइट। उसमें स्टैटिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें क्या था, सीधा से देखिए, हमने समझने में गलती कर दी। इसमें क्या था, कंप्यूटर, तो इसका मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन उसने 20 डाल दिए, इसमें डाले मैंने 20। और उसमें क्या है, स्टैटिकल, एएसओ, स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल मींस स्टैटिक्स की बात करेगा, प्योरली स्टैटिक्स की बात करेगा, क्योंकि आप सीधे क्या कर रहे हो, सीएसओ से जुड़ रहे हो थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सीधे सीएसओ, जो आजकल एनएसओ बन रहा है, ये है ना, सीएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला के, है ना, 2019 में एक पूरा दोनों को एक जगह कर दिया, और इसको नाम दे दिया नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये 2019 मई में किया था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं पता, लेकिन 2019 मई के अंदर किया था इनको मिला के। तो ये रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एएसओ की तैयारी करेंगे, एक एक टॉपिक उठाने वाला हूं मैं, और सबसे पहले जो टॉपिक हमने नहीं किए, जो इसके बारे में आप बिल्कुल कम जानते हैं या हमने किए ही नहीं है, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक